गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम साना साना हाथ जोड़ पाठ का चौथा पाठ समझा रहे हैं। आप ध्यानपूर्वक सुने। लेखिका इस तरह से आगे घूमते हुए वहां के लोगों से मिलते हुए आगे बढ़ती जा रही है। अब वह कटाव की ओर जा रही है। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफर कटाव की ओर है। कटाव का रास्ता खतरनाक था और उस पर धुंध और बारिश। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। बारिश भी थी और धुंध भी छाई हुई थी। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियां, सब पर बादल की परत। सब कुछ बादल में। बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप। खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया। अर्थात इतना खतरनाक रास्ता था कि मैं जिसको एंजॉय करते हुए जा रही थी रास्ते को, अब उसमें डर लगने लगा था। बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया और उस पर बारिश। एक चूक और हम सब खलास। बारिश में कहीं स्लिप हो जाए जीप का पहिया तो हम सब हजार और फीट नीचे चले जाएंगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा। सांस रोके हुए हम धुंध और फिसलन से भरे रास्ते पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रही थी। हमारी सांस लेने की आवाजों के सिवा आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। फिर नजर पड़ी। बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी थी। इफ यू आर मैरिड, डिवोर्स स्पीड। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े। यदि आपकी शादीशुदा है तो आप स्पीड पे लगाम रखें। आगे बढ़े। फिर एक चेतावनी। दुर्घटना से देर बनी, सावधानी से मौत टली। करीब आधे घंटे बाद धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच पहला सन्नाटा भी हटा। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाऊ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्जरलैंड घूम आई थी। उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और न ही इतना सुंदर है। हम कटाव के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया। कहीं पाउडर बची रह गई हो, कहीं वह धूप में बह गई हो। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए एकदम ताजा बर्फ है। लगता है रात में गिरी है ये बर्फ। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे। साबुन के झाग की तरह सब ओर गिरी हुई बर्फ। मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकाल निकाल कर दूर दूर तक देख रही थी चांदी से चमकते पहाड़। लेखिका को वो दृश्य बहुत अच्छे लग रही थी, मन को सुहा रहे थे। एकाएक जितेंद्र ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम ऊंचू, अर्थात बहुत अच्छा लग रहा है। वह उछल पड़ा, अरे ये नेपाली बोली कहाँ से सीखी? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह उसकी गाड़ी के ऊपर गिरने लगी। तिम्रो माया सौधो मलाई सताऊची, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चहु ओर बिखरी हुई बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था वह। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ सर्वाधिक थी, घुटनों पर नरम नरम बर्फ। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने में लगे थे। मेरे पांव झंझन करने लगे थे पर मन वृंदावन हो गया था। अर्थात पांव तो ठंड की वजह से झंझनाने लगे थे, लेकिन मन वृंदावन की तरह मधुर संगीत में खुश खोया हुआ था। भीतर जैसे देवता जाग रहे थे। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ पर लेटकर एक बर्फीली जन्नत को जी सकूं, पर मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। अक्सर हम जाते हैं तो इन पहाड़ी इलाकों में जाने के लिए हमें जूते पहनने पड़ते हैं और बर्फ पर जाने के लिए लंबे जूते आते हैं, उनको पहनना पड़ता है। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाऊ, यूमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी। वहाँ पर दुकानें
एक भी नहीं थी, अर्थात वहाँ कोई भी सामान नहीं मिलता था। और दुकानें न होने का कारण भी यही था क्योंकि वहाँ पर गंदगी न फैले, इसलिए वहाँ पर कोई लेखिका को वहां पर कोई भी दुकान दिखाई नहीं दी। दनादन फोटो खिंचवाने की वजह से मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूप में उसे फिर देख सकूं। अर्थात जब मैं अपने घर उस महानगर में पहुंचूं जहां एक छोटे से कमरे में हम रह रहे हैं, वहां पर इन बर्फीली वादियों का आनंद ले सकूं, इसलिए मैं उन फोटो को खींच रही थी। संपूर्णता के उन क्षणों में हम हिमशिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रही थी। शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की। अब उन्हें ये एहसास हुआ कि हमारे ऋषि मुनि इस हिमालय पर्वत पर क्यों जाते। क्या दिव्यता, क्या सुंदरता, क्या मन को प्रसन्न करने वाली चीजें होती हैं, इसीलिए शायद उन्होंने यहीं पर वेदों की रचना की होगी। जीवन सत्यों को खोजा होगा, सर्वे भवन्तु सुखना का महामंत्र शायद यहीं से मिला होगा। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक का सौंदर्य ऐसा कि बड़े से बड़ा अपराधी भी इसी देख ले तो क्षणों के लिए ही सही पर करुणा का अवतार बुद्ध जरूर बन जाएगा। अर्थात इतनी अधिक सुंदरता और इतना अधिक वैभव प्रकृति का देख करके उसके मन में भी वैराग्य आ जाएगा। और तभी दिमाग में कौथा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता है और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता है। इस तरह की सुनता। मैंने मणि से पूछा क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की एक कविता, पर मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल में जूझ रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिमशिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया के। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से हमारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए सब त्राह मचती है, तो ये बर्फ शिलाएं पिघल कर जलधारा बन जाकर हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती है। अर्थात वो एक दार्शनिक की तरह सोच रही थी। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की, ईश्वर ने कितनी अद्भुत व्यवस्था कर रखी। सर्दियों में यही बर्फ जो वहां पर जमी हुई होती है जमा लेती है प्रकृति, और जब गर्मियों में लोगों को हर जगह पानी सूखने लग जाता है तब ये बह करके तरल बन करके और लोगों की प्यास को बुझाने के लिए वहां से निकल पड़ती है और लोगों को जीवन रूपी अमृत प्रदान करती है। आखिर में कितना अधिक संचय शायद प्रकृति या ईश्वर ने कितनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। मणि ने अभिभूत हो माथा लगाया, जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। संसार कितना सुंदर है। स्वप्न जागते उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक भीनी सी परत मुझ पर छा गई। मेरे अंदर भी एक उदासी, उमड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती इन पहाड़ियों का ख्याल आया। कहते इन सारी सुंदरता को देखा, लेकिन इन बादलों के बीच में उन पत्थर तोड़ती हुई युवतियों को देख करके हमारे मन में कुछ उदासी आ गई। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा यह सफर थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियां। ध्यान आया यह बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूरी पर ही चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में, उस समय तापमान -15 डिग्री था। और डियर स्टूडेंट, आज हमारे जो चीन की सीमा पर लगे हुए सैनिक जो -50 डिग्री पर भी रहते, कितने धन है वो लोग। आप लोगों को बहुत तकलीफें होती होंगी। वह हंस दिया, एक उदास हंसी। आप चैन की नींद सो सके, इसीलिए तो हम यहाँ पर पहरा दे रहे हैं। अर्थात हमारे सैनिक हमारे देश को की रक्षा करने के लिए -50 डिग्री पर भी रह करके हमारे देश की रक्षा करते हैं। थैंक यू।